नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं हमारी खास पेशकश शहर शहर खबर खबर की ओर। पहली खबर गोंडा से है, जहां योगी सरकार ने एक बड़ी पहल की शुरुआत की है। बताया जा रहा है कि शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी के मौके पर गोंडा में देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन यानी शक्ति वंदन की तैयारी जोरों पर है, जहां पर सीएम एक साथ 11,000 बेटियों को पूजते हुए नजर आएंगे, जो सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में अब तक का सबसे बड़ा कन्या पूजन समारोह होगा, जिसका रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही समारोह में पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित सहित आदिवासी और वनटांगिया समुदाय की बेटियों पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। साथ ही उत्कृष्ट काम करने वाली बालिकाओं और महिलाओं को नवदेवी सम्मान के साथ ही बिना भेदभाव हर तबके की बेटियों का सम्मान किया जाएगा। तो नवरात्र के मौके पर गोंडा में एक नया रिकॉर्ड कायम होगा, जहां नवरात्र की महाअष्टमी पर 11,000 कन्याओं का एक साथ कन्या पूजन किया जाएगा। गोंडा से मुजीब आलम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए मुजीब, नवरात्रि हिंदुओं का एक बेहद ही बड़ा पर्व है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में एक बार फिर से गोंडा एक नया इतिहास रचने को तैयार है, जहां एक साथ 11,000 कन्याओं को एक मंडप के नीचे पूजा जाएगा, उनकी पूजा अर्चना की जाएगी, कन्या भोज का आयोजन होगा। क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? प्रशासन अपने स्तर से कितना अलर्ट और क्या कुछ तैयारियां करता हुआ दिखाई दे रहा है? मुझे जी आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछली बार में 1,000 कन्याओं का किया गया था, इस बार क्या नाम है 11,000 कन्याओं का क्या नाम है पूजन किया जाएगा। गोंडा में एक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, लिम्का बुक रिकॉर्ड में ये दर्ज कराने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ किया जा रहा है, जो कि टॉमसन इंटर कॉलेज गोंडा में किया जाएगा। जी आगामी 22 तारीख। देखिए, गोंडा में शक्ति वंदन होगा। अगर हम बात करें, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के आरक्षण को लेकर एक जो बिल बनाया था वो कानून बन चुका है। ये दोनों आपस में किस तरीके से जुड़ते हैं? जी आपको बता दें कि 2024 की तैयारियों को जिस तरीके से हर तरीके से कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, जिस तरीके से दलित आदिवासी जो भी क्या नाम है बर्तानिया के जो भी कन्याएं हैं, इन सब को साथ में जोड़ने की कोशिश की जा रही है बिना भेदभाव के। हर जातीय हर उसमें जिस तरीके से 11,000 बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही है, गोंडा के एक ऐतिहासिक कदम होगा जिस तरीके से उठाया जा रहा है कदम। जी मुझे देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अमूमन ये कहते हुए सुना गया है कि वो महिलाओं के हक की बात करती है और महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने कानून बनाया। हाल ही में इसका उदाहरण भी देखने को मिला, जब महिला आरक्षण बिल को पास किया गया, वो कानून भी बन चुका है। अब ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले ये कदम कितना अहम और बड़ा माना जाएगा भारतीय जनता पार्टी का? जी आपको बता दें कि ये 24 का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है, जिस चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि कहीं भी कोई कसर में हर तरीके से जितने भी योजनाएं हैं या जितने भी कन्याएं वाला कर रही है, ये सब 2024 की तैयारी के लिए किया जा रहा है। एक अच्छे स्तर पर यह कार्रवाई की जा रही है, जिस तरीके से इन लोगों को विद्या पूजन किया जा रहा है, कन्या पूजन। देखिए मुजीब, अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ पर वाराणसी, प्रयागराज बड़ी बड़ी धार्मिक नगरी है, लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी ने गोंडा से ही आखिर क्यों करने का सोचा? वजह क्या है कि गोंडा को ही चयनित किया गया है कि यहाँ से एक नया इतिहास कायम किया जाएगा? जी आपको बता दें कि गोंडा में क्या नाम है, यहाँ पे जितनी भी 7 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, तो लोकसभा की भी यहाँ पे 2 सीटें हैं, एक कैसरगंज और गोंडा की लोकसभा सीटें। तो इस सीटों पर काफी प्रभाव रहता है। इन सीटों के लिए यहाँ गोंडा की शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि ये देवी पाटन मंडल की बड़ी सीटें है और यहाँ पे 7 विधानसभा जो चुनाव जीती थी भाजपा, वो इसी तरीके से जीती थी। चुनाव में जो कल्याणकारी योजना जो तरीके से दिया जा रहा है, उसका लाभ इनको मिल रहा है। जी मुजीब देखिए, वो भी एक दृश्य सबको याद होगा जब तमाम तरीके के आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए थे। क्या उन आरोपों को दबाने की कोशिश इसके जरिए की जाएगी क्या? जी आपको बता दें कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों से आज तक क्या नाम, उस पर कोई कार्रवाई या कोई चीज नहीं, उस पर नाराजगी तो थोड़ी बहुत है, लेकिन उस का नतीजा देखिए कि गोटा में किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है, ये देखने वाली आने वाले समय बताएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद मुजीब इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो लखनऊ में अखिलेश यादव ने जेपीएनआईसी के अंदर फांदने की कोशिश की है और वो जेपीएनआईसी के अंदर भी घुस चुके हैं। जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे अखिलेश यादव और देखिए वो गेट को फांदते हुए इस बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुके हैं। एलडीए ने किया था गेट को बंद, सुरक्षा के मद्देनजर एलडीए ने गेट को बंद किया था, तो उसी गेट को फांद कर अखिलेश यादव जेपीएनआईसी बिल्डिंग के अंदर भी घुस चुके हैं। अपने तमाम कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ अखिलेश यादव अंदर घुस चुके हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने गेट पर लगा जो टीन है उसे भी उखाड़ के फेंक दिया है। तो देखिए जयप्रकाश नारायण की जयंती के चलते अखिलेश यादव जेपीएनआईसी के अंदर जाने की लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन इस गेट पर ताला लगा दिया गया था। तो अखिलेश यादव ने अब इस गेट को फांदते हुए वो जेपीएनआईसी बिल्डिंग के अंदर भी पहुंच चुके हैं। तो अखिलेश यादव बुधवार करीब 11:15 बजे बस से लखनऊ के जेपीएनआईसी पहुंचे थे। यहां 100 से ज्यादा पुलिस फोर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव को रोकने में पुलिस फोर्स नाकाम रही। अखिलेश करीब 8 फीट ऊंचा गेट फांद कर जेपीएनआईसी के अंदर घुस चुके हैं। अब वो जयंती पर जयप्रकाश नारायण का माल्यार्पण करने के उद्देश्य से 8 फीट के ऊंचे गेट को फांद कर अखिलेश यादव परिसर के अंदर एंटर कर चुके हैं। और देखिए ये सीधी तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचाते, जहां अखिलेश यादव ने एक 8 फीट ऊंचे गेट को फांद कर जेपीएनआईसी बिल्डिंग के अंदर वो घुस चुके हैं, जिसकी ये सीधी तस्वीरें भी लगातार प्राइम टीवी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इस गेट के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था। सुरक्षा के मद्देनजर कहा जा रहा है कि उस गेट पर ताला लगाया गया था, लेकिन अखिलेश यादव ने जेपीएनआईसी बिल्डिंग का गेट को फांदते हुए अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ वो बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुके हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गौरव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए पुलिस ने रोकने की बहुत कोशिश की, तमाम तरीके के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव जेपीएनआईसी गेट को फांदते हुए परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं। मौजूदा स्थिति और तस्वीरें कैसी देखने को मिल रही है गौरव? देखिए मुस्कान, जेपीएनआईसी यहाँ पर राजनीति का विषय बन चुका है और जिस तरह से यहाँ पर उनको रोका गया था, कल एलडीए ने वहाँ पर गेट पर ताला लगा दिया था और वहाँ पर टीन की जो एक दीवार बना दी गई थी जिससे कोई अंदर ना जा पाए। तो कहीं ना कहीं जेपीएनआईसी यहाँ पर जो बात कर रहा है कि वो राजनीति का विषय बन चुका है। मेरे ख्याल से यहाँ पर जेपी नारायण की अगर जयंती थी उसको जाने देने में कोई दिक्कत नहीं थी, और अगर कोई नागरिक व्यक्ति है और वो अखिलेश यादव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रमुख, तो निश्चित रूप से अगर वो जा रहे थे तो उनको जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए थी। वो जाते हो वहां पर माल्यार्पण करने के लिए जा रहे थे, और ये भारतीय संविधान के हिसाब से, भारतीय मौलिक अधिकार के हिसाब से किसी को मनाही नहीं है। किसी आपकी अगर जन्मतिथि होती है, पुण्यतिथि होती है, तो वहां पर जाए माल्यार्पण करने रोक कोई मनाही नहीं है। पर जिस तरह से यहाँ पर जेपीएनआईसी बिल्डिंग को लेकर राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से बातें होती है, उससे प्रदेश की छवि भी खराब होती है। मैं मानता हूँ कि आज पर राजनीति का विषय है, पर जिस तरह से यहाँ पर बाद में अखिलेश यादव गेट फांद कर अंदर गए, कहीं ना कहीं ये भी चीज गलत है, क्योंकि इस तरह से कार्यकर्ता द्वारा गेट पर लगा नुकसान फेंकना और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता को जेपीएनआईसी में अंदर घुसने के लिए गेट फांद, कहीं ना कहीं ये जो एक डिस्ट्रप्शन चला है वो भी यहाँ पर सार्थक नहीं हो, और दस्तों के भी निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लोगों को। लेकिन देखिए गौरव, अभी आपने जिक्र किया कि आप कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग को भी राजनीति का एक केंद्र बनाया जा रहा है। आखिर क्यों अब इस बिल्डिंग को लेकर यूपी की राजनीति में एकदम भूचाल सा आ गया है? जेपीएनआईसी को लेकर एक बड़ा ये घोषणा बना हुआ है और इसको सपा सरकार में बनाया गया था। उसके बाद से लगातार देखा जा रहा था कि इस बिल्डिंग में तमाम तरह की खासियत है। हेलीपैड ही बनाया गया था और कहा गया था जेपीएनआईसी का राजधानी लखनऊ का सबसे अत्याधुनिक और जो है सुसज्जित सेंटर है। उसके बाद से हमने देखा जब सरकार चली गई थी उसके बाद से लगातार राजनीति चलती रही, पर उसको और जानबूझकर यहाँ पर अन्य तरह की चीजें वहाँ पर उनको बताई गई। पर यहाँ पर जिस चीज मुस्कान देखा जेपीएनआईसी को तरह की बातें आती है और जेपीएनआईसी को लेकर के बीच में लगातार देखते हैं बातचीत भी चलता रहता है। और बातचीत यहाँ पर अब एक जो है आपके फिजिकली यहाँ पर देख रहा है कि पिछले ज्यादा टीम भाग के जा रहे हैं, कार्यकर्ता तीर उखाड़ रहे हैं, तो अब एक बातचीत नहीं बचा है, बल्कि
आर पार की लड़ाई हो चुकी है। जेपी अखिलेश यादव माले पर ठीक है, देखिए गौरव, अखिलेश यादव करीब 8 फीट ऊंचा गेट फांद कर जेपीएनआईसी बिल्डिंग के अंदर घुसे हैं। अब अखिलेश यादव उनकी जयंती पर जयप्रकाश नारायण का माल्यार्पण करेंगे। क्या अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया है क्या? और अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें तो कितने कार्यकर्ता, कितने समर्थक इस वक्त इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं? देखिए, अगर हम बात करें मुस्कान, तो लगभग अखिलेश यादव के साथ वहां पर मेरे ख्याल से अगर बात करें तो 300 से 400 कार्यकर्ता मौजूद थे। और इसके अलावा बात करें तो अखिलेश यादव बिल्डिंग के अंदर कूद चुके हैं। हालांकि फान भी गए और उसके बाद वहां पर कर्मी द्वारा उनको रोका गया है। तो अभी फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं मिल पा रही है कि उन्होंने माल्यार्पण किया है कि नहीं किया है, क्योंकि मीडिया पर भी वहां पर मौजूद था। तो जब हम आपको दिखा रहा है जहाँ पर वो गेट फाड़ रहे हैं और जो कार्यकर्ता आ रहा है वो समय यहाँ पर देख रहे हैं। अखिलेश यादव वहां पर गए, साथ ही साथ उनके साथ कार्यकर्ता थे। मेरा अनुमान से लगभग 50 से 60 कार्यकर्ता भी जेपीएनआईसी के अंदर कर चुके हैं और पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि लोगों को रोका गया है वहां पर। अब रोकने के बाद यहाँ पर क्या चीजें अलग होंगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन गौरव देखिए, अखिलेश यादव महज आज जयंती पर जयप्रकाश नारायण का माल्यार्पण करना चाहते थे। एलडीए ने ताला जड़ दिया। एलडीए ने माल्यार्पण की पूरी जो प्रोसेस थी उस पर ही रोक लगा दी कि कोई भी उस परिसर के अंदर नहीं जाएगा। एलडीए ने क्या दलीलें दी इसके पीछे? से कोई बयान नहीं आया मुस्कान, पर यहाँ पर जिस तरह का देखा है एलडी द्वारा यहाँ पर गेट लगा दिया था, 3 लगा दिया गया था। और कल ही शाम को ये खबरें चल रही थी कि एलडीए ने वहां पर जेपीएनआईसी सेंटर में किसी को ना घुसने दिया जाए, उसको लेकर माकूल इंतजाम किए थे। और निश्चित रूप से वहां पर गेट पहले भी लगा रहता था और यहाँ पर जिस तरह से गेट भी लगा रहा, उसके बाद वहां पर ताला लगाया गया, 3 लगाया गया। तो यहाँ पे एलडी द्वारा पूरे इंतजाम किए गए थे। उसके बावजूद अखिलेश यादव वहां पहुंचे हैं और गेट फांदकर वो वहां पर माल्यार्पण करने के लिए अंदर पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी माल्यार्पण किया है कि नहीं किया है ये स्पष्ट नहीं हो पाया उसका। ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां पूरी करने में जुटी हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा भी पूरा जोर लगा रही है। बसपा इस चुनाव में सभी 200 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। इसमें से पार्टी 60 सीटों पर ज्यादा फोकस करती हुई नजर आ रही है, यानी कि 60 सीटों पर बसपा का ज्यादा फोकस है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 6 सीटें हासिल की थी। हालांकि सभी विधायक बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बसपा को उम्मीद है कि अगर चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों बहुमत का जादुई आंकड़ा अगर नहीं छू पाते हैं तो वो किंग मेकर भी बन सकती हैं। पिछले चुनाव में विधायकों के बागी होने के बाद बसपा ने इस बार उम्मीदवारों का चयन ये ध्यान में रखते हुए किया कि सभी बसपा चीफ मायावती और पार्टी के प्रति वफादार हों। यूपी के बरेली जिले में शहदों का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां एक छात्रा को छेड़खानी का विरोध करना इतना महंगा पड़ गया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शहदों ने छेड़खानी का विरोध करने पर छात्रा को ट्रेन के आगे फेंक दिया। ट्रेन से छात्रा का एक हाथ और दोनों पैर तक कट गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया। कहीं हड्डी टूट जाने से छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को छात्रा कोचिंग गई थी, जिसके बाद रेलवे क्रॉसिंग के पास वो गंभीर हालत में मिली। उसका एक हाथ और दोनों पैर कटे हुए हैं। परिजनों ने बताया कि छात्रा के मुताबिक शहदों ने उसे ट्रेन के आगे फेंक कर जान से मारने की कोशिश की है। मंत्री ने इसका स्वयं संज्ञान लिया है। मेरे और एसएसपी साहब, एसडीएम, एडिशनल एसपी एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा हॉस्पिटल का भ्रमण किया गया है। अभी तक अभियुक्त और उसके पिताजी को अरेस्ट कर लिया गया है और सरकार की तरफ से, और मैं भी आपको एश्योर करवाता हूं, हमारे साथ एसएसपी साहब भी हैं, कि अभियुक्त का जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां तक कि बच्ची का सवाल है, प्रिया कश्यप नाम है, एज लगभग 16-17 साल है। तो अभी ये भास्कर हॉस्पिटल है, वहाँ हॉस्पिटलाइज्ड है। मैं और एसएसपी साहब मिले हैं। कंडीशन डॉक्टर द्वारा सही नहीं बताई गई है, की जा रही है। इसके अलावा इसमें पूरे घटना में जो थाना प्रभारी है यहाँ के और वहाँ के हल्का प्रभारी और बीट के आरक्षी, इनको क्षेत्र में सही तरीके से जानकारी न रखना,
इसके लिए उनको निलंबित किया गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। परिजनों ने जो बात बताई है, जो तहरीर दी है, उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये लड़का लड़की से बात करने की कोशिश करता था और ये बात उसके पिताजी को भी बताई गई थी, पर उन्होंने भी इसका संज्ञान नहीं लिया और जिसके कारण वो लड़की को परेशान करता रहा और उनका आरोप ये है कि उनके द्वारा लड़की को ट्रैक पे ढकेला गया। तो छात्रा के साथ हुई घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस घटना पर सख्त हुए, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह सख्त चेतावनी दी है अपराधियों को कि इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीबीगंज इलाके में शौदों का आतंक देखने को मिला है। 2 शौदों ने छात्रा को ट्रेन के आगे फेंका है। छात्रा की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। वह इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कड़े शब्दों में कहा कि आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सागर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, देखिए, शौहदों ने छात्रा को पहले उसके साथ छेड़खानी की, फिर उसको ट्रेन के आगे फेंक दिया है। अभी अगर हम छात्रा की हालत की बात करें तो कैसी बनी हुई है छात्रा की हालत? देखिए, सबसे पहली बात मुस्कान, आपको बता दूं कि अभी 48 घंटे भी नहीं हुए जिसमें लखीमपुर में एक बड़ा कांड हुआ था। इसमें एक छात्रा को 10वीं की उम्र थी उसकी। छात्रा को तकरीबन जो है बुरी तरह से मारा गया और पीटा गया, उसके बाद वहां फेंका गया। और उसके बाद 48 घंटे बाद एक ऐसी सूचना मिलती है जहाँ पे शौदों ने छेड़खानी का विरोध करने पर शौदों ने 12वीं में छात्रा को ट्रेन के आगे फेंक दिया और ट्रेन की चपेट में आने से उसके दोनों पैर और एक हाथ कट गए। छात्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कहीं ना कहीं सरकार तमाम दावे करती है, पिंक स्कूटी भी चलाती है, महिलाओं की सुरक्षा के दावे भी करती है, लेकिन कुछ ऐसे सौदे होते हैं कि जो फिलहाल किसी भी तरह की फिराक में रहते हैं। और शायद ये बहुत बड़ी घटना है क्योंकि सीएम योगी ने खुद ही स्वतः संज्ञान लिया है। फिलहाल छात्रा का ऑपरेशन हुआ, उससे कई हड्डियां भी टूटी हैं और डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत अभी स्थिर बनी हुई। जी ठीक है, धन्यवाद सागर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, लखनऊ में अखिलेश यादव जेपीएनआईसी बिल्डिंग के अंदर घुसे, गेट को फांदते हुए अखिलेश यादव जेपीएनआईसी बिल्डिंग के अंदर घुसे। जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे अखिलेश यादव, लेकिन गेट पर ताला जड़ा होने के बाद अखिलेश यादव 8 फीट ऊंचा गेट फांदकर इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए। एलडीए ने गेट बंद किया था, एलडीए ने गेट को बंद किया था। गेट फांदकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने गेट पर लगा टीन भी उखाड़ कर फेंका है। विवेक इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, अखिलेश यादव 8 फीट ऊंचा गेट फांदते हुए जेपीएनआईसी बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मौजूदा तस्वीरें कैसी देख पा रहे हैं आप विवेक? जा रहे हैं और जिस तरीके की तस्वीरें देखी जा सकती थी, अब दिखाया आपको कि समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता काफी ज्यादा संख्या में जेपीएनआईसी बिल्डिंग के पास मौजूद थे। की जैसी थी बात की जाए तो समाजवादी पार्टी सरकार में जेपीएनआईसी बिल्डिंग को उनके नाम के ऊपर बनाया गया तो आज माल्यार्पण करना चाहते थे अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन बात की जाए तो ताला जड़ दिया गया जेपीएनआईसी के गेट पे। एलडीए ने उनको जाने से रोका। इसके बाद उन्होंने गेट को फांदते हुए वो अंदर गए, लोक नारायण जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उनकी मूर्ति को साफ किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और एक स्नेह अपना दिखाया। बात की जाए तो लोक नारायण जयप्रकाश एक जाने माने राजनेता थे। जिस तरीके से 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ अकेले मुकाबला किया था, उसके बाद कई लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। तो आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी जयंती। ठीक है विवेक, वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को जब अखिलेश यादव गेट को फांदते हुए परिसर के अंदर दाखिल हुए। अखिलेश यादव सुबह करीब 12 बजे का वो समय था जब बस से लखनऊ के जेपीएनआईसी पहुंचे। यहाँ 100 से ज्यादा पुलिस फोर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मी उन्हें रोक नहीं पाए। अखिलेश यादव 8 फीट ऊंचे गेट को फांदकर जेपीएनआईसी के अंदर घुस गए और अब वो जयंती पर जयप्रकाश नारायण की
प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन एलडीए ने गेट को बंद किया था, गेट 3 तक लगा दिया था। लेकिन अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ इस गेट को फांद कर परिसर के अंदर दाखिल हो गए। विवेक लगातार ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए लगातार प्रदर्शन देखने को मिला, अखिलेश यादव गेट को फांद कर अंदर भी चले गए। क्या माल्यार्पण जो अखिलेश यादव करना चाहते थे वो माल्यार्पण हो चुका है क्या? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो थोड़ी देर पहले ही अखिलेश यादव अपने बस से यहाँ से निकले हैं और तमाम जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, आप पीछे देख सकते हैं कि वो भी जो है अखिलेश यादव के पीछे पीछे अब वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो एलडीए के मना करने के बावजूद अखिलेश यादव गेट फांद कर अंदर गए और लोक नारायण जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा को जो है उन्होंने माल्यार्पण किया, उस प्रतिमा को पोंछा और अपनी श्रद्धांजलि जो है उनके प्रति व्यक्त की। बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इस तरीके से जिस प्रकार से ग्राउंड पर उतरे थे लोक नारायण की जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, और जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा उनको रोका गया, इतने में ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का पूरा हुजूम जो है वो अम्बेडकर चौराहे के पास से लेकर जेपीएनआईसी बिल्डिंग के सभी गेटों के पास जो है वो जमा हो गया। अब धीरे धीरे यहाँ से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता के पीछे पीछे जा रहे हैं, निकल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस जगह को अब खाली किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव अपनी रथ से जो है यहाँ से निकले हैं, उनके साथ राम गोविंद चौधरी भी थे, तमाम बड़े नेता भी उनके साथ थे। बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के कई बड़े कार्यकर्ता जो है अपने नेता के साथ खड़े नजर आए, जिसमें रविदास मल्होत्रा का भी नाम शामिल है। ऐसे कई नेता जो है वो खड़े रहे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस की भी थोड़ी बहुत झड़प भी यहाँ पे देखने को मिली थी। जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा अखिलेश यादव को रोका गया, बात की जाए उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो नाखुश दिख रही है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद जो है वो गेट फांद के जो है अंदर जाते हैं और माल्यार्पण करते हैं, प्रतिमा को साफ करते हैं, वहाँ पुष्प चढ़ाते हैं। इस प्रकार की चीजों के बाद जो है आराम से वो गेट से बाहर आते हैं, अपने बस में बैठते हैं और सपा कार्यालय की तरफ निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है यहाँ मौजूद हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं। किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, उसकी पूरा इंतजाम जो है वो प्रशासन के द्वारा किया गया है। अगर बात की जाए तो हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके पास जाके उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला था। आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका और जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ एकत्रित हुई है, क्या पूरा मामला था? मेरा नाम सुनील मौर्य, अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ हूँ। ठीक है, भीड़ यहाँ पे नहीं, मेन चीज़ है कि जयप्रकाश नारायण साहब से एक पहचान है लोगों की। उन्होंने देश दुनिया के लिए इतना सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी जो है आज जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ आना और उनका एक आना यहाँ जायज़ था, लाजमी था। उसका विरोध अगर सरकार कर रही तो कहीं ना कहीं से सरकार की बहुत बड़ी ये खामियां हैं, बहुत बड़ी गलतियां हैं कि वो शायद भविष्य के लिए अपना एक अगर देखा जाए तो भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है कि भविष्य में उसकी सरकार यहाँ से जाने वाली है, तय है। अच्छा, क्या वजह प्रशासन ने बताई कि एंट्री बैन कर दी? बस यही कि जो है अंदर जाने से मना किया। प्रशासन ने किसी भी तरीके से लिखित में कुछ भी नहीं दिया है कि किस कारणवश मैं इस चीज़ को बंद कर रखा हूँ। जो है अभी तक कोई भी सूचना नहीं उस चीज़ की। जो तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा समाजवादी पार्टी की जो अधिवक्ता महासभा है उसके भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे अपने नेता के पीछे। अब बात की जाए तो हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ ये वजह रही थी, और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे भीड़ यहाँ से हट रही है। हम कुछ और लोग से बातचीत करके उनसे जानने का प्रयास करेंगे। बात की जाए समाजवादी पार्टी की पूर्व मेयर प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ती हुई देखी जा सकती है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, आज जिस तरीके से अखिलेश यादव जी गेट फांग के जो है अंदर गए, जयप्रकाश नारायण की जयंती है आज, उनको जो है माल्यार्पण करने के लिए गए, लेकिन प्रशासन ने उनको रोक दिया। देखिए, प्रशासन ने रोक दिया तो प्रशासन ने अपने मन से तो ये काम किया नहीं है। ये तो योगी जी की राय से उन्होंने किया है, उनके आदेश से किया है। और योगी का ये कहना सिर्फ माल्यार्पण से जो आदमी डर रहा हो, जो एक लोक नायक, हमारे संघर्षों के प्रणेता नायक, हाँ, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति की कॉल दी थी जिसमें इन लोग भी शामिल थे, तो उसके बाद ऐसे नेता को हम सिर्फ माल्यार्पण करना चाह रहे थे, उनके विचारों पर बात करना चाह रहे थे। अगर उसकी इजाज़त नहीं देते तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी डरी हुई सरकार है। वो अपना भविष्य देख रही है, 24 में वो अपना रिजल्ट देख रही है कि वो एकदम जाने वाली है और समाजवादी पार्टी आने वाली है, इंडिया आने वाला है।
पीडीए की सरकार के विचारधारा की जीत होने वाली है, और इसी से डरी हुई वो नहीं चाहती है कि अखिलेश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, किसी भी सामाजिक अवसर पर दिखाई पड़े, किसी भी सामाजिक अवसर पर लोगों को एड्रेस कर सकें, या समाजवादी पार्टी के लोग एक इकट्ठा होकर अपने नायकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। तो लेकिन हम लोगों ने भी, समाजवादी पार्टी ने अपना संघर्ष वाला चेहरा दिखा दिया है कि ये संघर्ष वाली पार्टी है। इसके कार्यकर्ता 24/7 संघर्ष करने वाले हैं। वो धूप से नहीं डरते हैं, वो गर्मी से नहीं डरते हैं। वो सुबह 9:30 बजे से 9 बजे से कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और अभी आप समय देख रहे हैं कि कितना है, सब लगे हुए हैं और लगातार सब नारेबाजी कर रहे थे, और सब ने तय कर लिया था। और इसीलिए ये बैरिकेड जो सड़ी गली बैरिकेड लगी थी, ये उनके सड़े गली, सरकार के सड़ी गली सुरक्षा को दिखाता है कि उनकी सुरक्षा, जैसे ये सुरक्षा एक धक्के में टूटी है, वैसे ही वो सुरक्षा भी एक धक्के में टूटेगी, और ये भाजपा की सरकार जाएगी और इंडिया की जीत होगी, समाजवादी पार्टी की जीत होगी। आज के कार्यक्रम ने, आज के घटनाक्रम ने ये संदेश बहुत साफ पहुंचा दिया है। और हमारे नायक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संघर्षशील चेहरा, युवकों की तरह वो कैसे कूद के गए हैं कि उनको कभी कोई किसी बात से रोका नहीं जा सकता। उनका जो संकल्प है वो पूरा करके रहते हैं, अपने साथ सबको लेके चलते हैं। तो इस बात के लिए हम बहुत बधाई भी देते हैं। हमें अपने नाज है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कि वो किस तरह से हम लोग को। आखिर प्रशासन ने क्या वजह बताई कि एंट्री बैन की? कि उनको चाहिए नहीं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा देखे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों को संबोधित कर पाएं और समाजवादी विचारों को आगे पहुंचा पाएं, वो सामाजिक अन्याय के विरोध में कुछ कह सकें। हालांकि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि भाषण वगैरह होने थे, लेकिन थोड़ी बहुत तो श्रद्धांजलि में कुछ कहा ही जाता है। तो उनको समाजवादी विचारों के प्रसार से खतरा महसूस होता है, उनको अखिलेश जी की उपस्थिति से खतरा महसूस होता है, उनको अखिलेश जी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर सकते हैं, ये उनको मालूम है, इसलिए वो नहीं चाहते थे। आप कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है अखिलेश यादव के जो स्टैंड्स हैं, जो चुनाव, उनसे डर रही है, बुरी तरह डरी हुई है। उसको पता है कि 1924 में उसको हरा करके अखिलेश यादव जी आने वाले हैं और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। ये सारा इसी डर का परिचय है। ये हालांकि छोटी सी घटना है, लेकिन ये बहुत बड़ा संकेत है। धन्यवाद। तो इस तरह से आपने देखा कि समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो मेयर प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ी थी और साफ तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने सरकार के आदेश पे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को रोका है, और जिस तरीके से बात की जाए, जननायक के रूप में जाना जाता है इनको, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती थी, आज माल्यार्पण करना था। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचे थे, समाजवादी चिंतक थे जयप्रकाश नारायण, और जिस तरीके से 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ एक आवाज बुलंद की थी जयप्रकाश नारायण ने, हमेशा ही सबके दिलों में जयप्रकाश नारायण इसी जो है यादों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन देखिए विवेक, जेपीएनआईसी एक बड़ी बिल्डिंग है जो दूर दूर से लोगों को दिखती है, ये एक बड़ी बिल्डिंगों में से एक मानी जाती है लखनऊ की। लेकिन अब ये सियासत का बड़ा मुद्दा किस तरीके से बनेगी आगे आने वाले कुछ दिनों में? देखिए, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की सरकार में जेपीएनआईसी बिल्डिंग को बनवाया गया था। बात की जाए तो जयप्रकाश नारायण की याद में इसे बनाया गया था जेपीएनआईसी बिल्डिंग को, और साथ ही साथ जब समाजवादी पार्टी की सरकार बदली तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम ठप हो गया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें करीबन करोड़ों के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जेपीएनआईसी में वो खराब हो गए थे। कहीं ना कहीं जब बिल्डिंग का निर्माण कार्य रुका तो करोड़ों के जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो खराब हुए, तमाम चीजें और होगी जिनको नुकसान पहुंचा होगा, और वो जनता के पैसे से जो बिल्डिंगें बन रही हैं। बात की जाए तो सरकार बदलती है, काम रुकता है, उसके बाद जो नुकसान होता है वो जनता की गाड़ी कमाई के बने बिल्डिंग से जो पैसे लगते हैं जनता के, उसका नुकसान होता है। आज अगर बात की जाए तो जयंती के मौके पर अखिलेश यादव यहाँ पे पहुंचे थे, प्रशासन ने उनको इजाजत नहीं दी, बैरिकेडिंग फांग के, गेट फांग के वो अंदर गए, वहां पे माल्यार्पण किया, प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए, प्रतिमा को साफ किया और अपनी सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो समाजवादी विचारधारा के और जो समाजवादी चिंतक हैं उनके प्रति उन्होंने व्यक्त की थी। साथ ही साथ लेकिन देखिए विवेक, समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी उनके मेयर प्रत्याशी ने साफ तौर पर कहा कि बस अखिलेश यादव महज माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें उसके लिए भी मंजूरी नहीं दी, वहां पर कोई अन्य कार्यक्रम नहीं होना था। प्रशासन ने आखिर क्या कुछ वजह दी कि अखिलेश यादव के माल्यार्पण करने के जो कार्यक्रम था उसे भी एक्सेप्ट नहीं किया गया? प्रशासन ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर?
देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी की हैसियत उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी की रही है। ऐसे में प्रशासन को अनुमान था कि अखिलेश यादव यहाँ आते हैं तो भीड़ और बढ़ेगी और उसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल होगा। बात की जाए तो हमने जितने भी लोगों से बात की तो प्रशासन ने खुले तौर पर उनसे कुछ नहीं कहा कि आखिर क्या खास वजह है जिससे उनको रोका जा रहा है, और सभी ने बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सीधे तौर पर निशाना लगाया कि सरकार की ही मंशा नहीं है कि अखिलेश यादव वहां जाए और लोक नारायण के जयप्रकाश नारायण के मूर्ति पर माल्यार्पण करे, सच्ची श्रद्धांजलि दे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो विचारधारा है, दबाव है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। यही बातें निकल के सामने अब तक आई हैं। जिन भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की है, कुछ ठोस प्रशासन ने क्या कह के बैटरी बैन की, कुछ निकल के अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। विवेक, भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप 2023 का आगाज जीत के साथ शानदार अंदाज में किया। वहीं आज भारत और अफगानिस्तान के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोपहर 2 बजे देश की राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इस मैच को खेला जाना है। इस मैच में सबकी नजरें कोहली और राशिद पर रहेंगी। बता दें कि भारतीय टीम ने अपना पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, जिसमें 6 विकेट से जीत दर्ज की थी, जबकि अफगानिस्तान टीम पहली बार भारत के खिलाफ उसी के घर में कोई वनडे मुकाबला खेलेगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक कुल 3 वनडे मैचेस खेले गए हैं, जिसमें 2 मुकाबलों में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है, जबकि एक मैच टाई रहा था। ये दोनों टीमों के बीच चौथा वनडे मुकाबला होगा और ये मुकाबला 2 बजे से शुरू होगा। तो देखिए, अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें और इन दोनों ही टीमों के परफॉर्मेंस पर एक नजर डालें तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया से मैच जीता था, जबकि अफगानिस्तान की टीम की बात करें तो बांग्लादेश से अफगानिस्तान की टीम मैच हार गई थी। और भारत और अफगानिस्तान के बीच ये चौथा वनडे मुकाबला होगा। और अगर बीते 3 वनडे मुकाबलों के नतीजों पर नजर डालें तो 2 मैच भारतीय टीम के पक्ष में रहे थे, जबकि एक मैच टाई हो गया था। और अब ये चौथा महामुकाबला दोनों ही कंट्रीज के खिलाड़ियों के बीच में होगा और ये महामुकाबला देश की राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।